हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 11 करने वाले हैं, जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए, जैसे कि हमने देखा था कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, या फिर डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर है या फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ऊपर है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्सेप्ट पे आया जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है ना, इसी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ ताकि हम पार्लियामेंट को उसकी पावर बता सके, लिमिटेशंस बता सके कि पार्लियामेंट एग्जैक्टली किन किन चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड कर सकता है और कितने हद तक अमेंड कर सकता है। अदरवाइज मान लो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो पार्लियामेंट अपनी एक्सट्रीम लिमिट पे जाके क्या पता पूरे फंडामेंटल राइट्स को हटा दे या डीपीएसपी को हटा दे, जो कि एक तरीके से आप देखो डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हट जाएंगी तो हमारा देश डेमोक्रेसी मतलब हमारे देश में फॉलो हो रही है कैसे कहलाएगा। अब देखो, मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर को शॉर्टेस्ट वे में मैं समझा सकूं, क्योंकि ये चैप्टर ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब भी जो फीचर्स पढ़ेंगे ना, जैसे हमने आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा था राइट, उसमें लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फिर वहाँ भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देखा था। वो हमने क्यों देखा था? ताकि केशव नंदा भारती केस आया था वहाँ पर, तब हमने समझा था उस चीज़ को। सिमिलरली आप आगे जो फीचर्स आप पढ़ते जाओगे ना, उनमें जो उससे रिलेटेड जो भी केसेज होंगे ना, वो हम वहीं पर उनको डिटेल में वहाँ भी कवर करते जाएंगे। इसलिए चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहला केस है हमारे पास शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें बात उठी कि क्या पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है अंडर आर्टिकल 368, उस पावर से पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है क्या? तो देखो, हमने जब आर्टिकल नंबर 12 और 13 पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है, आर्टिकल नंबर 3 हमें लॉ बताता है राइट। तो ये वो चीज़ें थी जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ना फंडामेंटल राइट को अमेंड ना किया जा सके, ना स्टेट के द्वारा ना लॉ के द्वारा। तो वहाँ क्वेश्चन वहाँ भी ये उठाता है कि यानी कि स्टेट भी नहीं कर सकता, लॉ भी नहीं कर सकता, तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हटा सकता है, अमेंड कर सकता है? तो फिर वहाँ भी हमने देखा था केशव नंदा भारती केस जो बताया था बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक स्ट्रक्चर का, ये डायरेक्टली नहीं आ गया था। ये भी काफ़ी सारे जो केसेस आप देख रहे हो ना, इनके थ्रू होते होते हम पूरे इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचे थे बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट क्या करेगा? अगर पार्लियामेंट को हम ही परमिशन देते हैं कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दो, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है राइट। और अगर मैं देती हूँ पार्लियामेंट को परमिशन कि नहीं आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो, तो यानी कि पार्लियामेंट ना ही कोई फंडामेंटल राइट ऐड कर पाएगा, ना ही डिलीट कर पाएगा, ना ही वो फंडामेंटल राइट को किसी को चेंज कर पाएगा। तो ये मतलब चलता ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये दोनों ही सिनेरियोज जो है ना एक्सट्रीम सिनेरियोज हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ का इन्वेंट? बेसिक स्ट्रक्चर का। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 368 पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे लिमिट्स नहीं बताए, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। और इस चीज़ को चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस 1967 में। आई थिंक 17th अमेंडमेंट एक्ट के तहत था ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदल दिया और बोला कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल है, मतलब कि वो संविधान से भी ऊपर है, उन्हें किसी भी प्रकार से अमेंड नहीं किया जा सकता। अब देखो, इस केस में पार्लियामेंट के पास पूरी पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी वो अमेंड कर सकते थे, बट तब उन्होंने कुछ नहीं किया। बट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनसे वो पावर छीन ली, वैसे ही उन्होंने 2 अमेंडमेंट्स कर दिए, 24th एंड 25th, ताकि उनके पास कुछ तो पावर है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को फ्यूचर में अमेंड कर सके इस चीज़ को लेकर। और इसी चीज़ को 1973 केशव नंदा भारती केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, इसमें चैलेंज किया गया। और इस केस में जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बेसिक्स का नाम दिया। अब ये चीज़ है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिखा हुआ है राइट, बल्कि ये टाइम टू टाइम जुडिशरी हमें इंटरप्रेट करके बताती रहती है। देखो, ये पूरा प्रोसीजर ध्यान से समझो। पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करता है, उसके बाद जुडिशरी हमारी वेरीफाई करती है कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है ये वैलिड है भी कि नहीं, ठीक है। और उसी वेरिफिकेशन के दौरान जुडिशरी बताती है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ रहा है, तो इस चीज़ को, इस अमेंडमेंट को यहीं खारिज कर दिया जाए, ये अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं कर रहा होगा, छेड़छाड़ नहीं कर रहा होगा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, तो फिर उसको छेड़छाड़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर था। तो कहने का मतलब ये है इस केस में पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग दे वांट टू, बट दे कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक तरीके से पार्लियामेंट को इन्होंने खुश भी कर दिया कि आपको जो करना है अमेंडमेंट आप कर लो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे।
अब इसके बाद हुआ क्या ना, पार्लियामेंट से ना ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे उनसे पावर सारी छीन ली गई एक तरीके से। तो पार्लियामेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है और इसमें आर्टिकल 368 में एक लाइन ऐड करता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ना अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो इस आर्टिकल 368 में वो एक लाइन ऐड करते हैं जिसके तहत पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर सकती है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। बट फिर इसी को सुधारने के लिए मिनर्वा मिल्स केस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पॉइंट ऐड किया है आपने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 368 के अंडर कि कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। और इसीलिए आप जुडिशियल रिव्यू को वापस लेने की कोशिश जो आप कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए और ये जुडिशियल रिव्यू को आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये थी पूरी हमारी स्टोरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा ना ही आपको ज़्यादा जानना है इस चैप्टर में और ना ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बस यही कुछ केसेस थे जिनके बारे में आपको। लास्ट केशव नंदा भारती केस है जिसमें हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जिसकी नींव रखी गई है वो केशव नंदा भारती केस में रखी गई है, ठीक है। अब ये जो पूरे केसेस हमने पढ़े ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि ये जो केसेस है ना टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के साथ होता रहा है ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अमेंड कर सकते हैं, क्या अमेंड कर सकते हैं, कैसे बेसिक फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारा एक तरीके से आप मान लो डिस्कशन टाइप था जो कि टाइम टू टाइम केसेस में होता रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को बस इतना ही था ये चैप्टर। इसके बाद थोड़ा ये देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये वो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें अभी तक टाइम टू टाइम बताई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने अभी तक पढ़ा भी है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। उसके बाद सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर है हमारे कंट्री का, सेक्युलर कैरेक्टर है, सेपरेशन है हमारे मतलब पावर्स का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच, साथ ही फेडरल नेचर का यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिवाइडेड है, साथ ही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, ये हमने DPSP वाले में पढ़ा था। जुडिशियल रिव्यू हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, इसलिए पार्लियामेंट चाह के भी जुडिशियल रिव्यू को नहीं छेड़ सकता है। उसके बाद फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो इसके बाद वाले चैप्टर्स पढ़ोगे ना जहाँ बार बार कुछ टर्म्स को हम यूज़ करेंगे वो टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही होने वाला है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में देखा था, ये आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। उसका हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अच्छा आर्टिकल 32 क्या था बताना मेरे को, 136, 141 एंड 142, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, 227, ये मुझे बताना आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर इतने सारे याद कैसे होंगे, ये आप पढ़ लोगे, एक बार रीड कर लोगे, समझ आ जाएगा ये, और आपको याद भी हो जाएंगे क्योंकि टाइम टू टाइम हम इन्हीं टर्म्स को चैप्टर्स में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेंशन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बताओ इनमें से कौन सा केस है जिसमें पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का जो टर्म है ये यूज़ हुआ था। तो शंकरी प्रसाद केस, ये हमने देखा कि ये तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ से शुरुआत हुई थी, तो ये तो नहीं है। सज्जन सिंह केस, ये हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। उसके बाद गोलकनाथ केस, ना केशव नंदा भारती केस, ये याद रखना बस, D। Basic structure is equals to Kesav Nanda Bharti case. That's it. Which of the following features is not considered as a part of basic structure of the Indian Constitution? Judicial review, parliamentary system, secularism, right to property. तो देखो ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ना, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेक्युलरिज्म, ये तीनों ही पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का। राइट टू प्रॉपर्टी ये सिर्फ एक लीगल राइट है, ये ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? इनमें से किस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी बेसिक स्ट्रक्चर वाली उस पर अड़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट? मिनर्वा मिल्स केस, AK गोपालन केस, गोलकनाथ केस, इंदिरा गांधी केस। देखो ये हमने भी पढ़ा नहीं है, ये वाला और ये वाला नहीं पढ़ा है, तो ये तो ऑप्शन से हटा ही दो। इसमें बात उठी नहीं है और इसमें मतलब इसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात उठी ही नहीं थी, इसके बाद उठनी शुरू हुई थी। और लास्ट में केशव नंदा भारती केस के बाद मिनर्वा मिल्स केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात पर डटा रहा था बेसिक स्ट्रक्चर वाली। अब which of the following is correct about the basic structure doctrine? It limits the parliament power to amend the fundamental rights. It allows parliament to amend the constitution without any restriction. It prevents parliament from amending the directive principle of state policy. It gives the president of India authority to decide constitutional amendment. अब इन चारों में से ना आंसर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको इसका आंसर पता होगा, कमेंट्स में बताना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड
कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा होगा जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है कंसिडर करेंगे? ठीक है, आप बताना मुझे इसका आंसर। अब द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वॉज री इन्फोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बाय लिमिटिंग पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कि इनमें से मतलब किस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट डटा रहा था कि उसको बेसिक स्ट्रक्चर पे अड़ा रहा था कि आप अमेंड नहीं कर सकते आगे वो? तो इंदिरा सोहाली केस, मिनर्वा मिल्स केस और एडीएम जबलपुर केस, शाहबानो केस। देखो ये जो नए नए केसेस आप सुन रहे हो ना, ये टाइम टू टाइम आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते रहोगे। छोटे मोटे केसेस ये हैं जो इंपॉर्टेंट थे, हमने वो इन्हीं चैप्टर में डिस्कस कर लिए। तो इसका आंसर होगा बी, मिनर्वा मिल्स केस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन इंडिया? इट वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ओनली. It ensures that certain features of the constitution cannot be altered. It gives unlimited power to judiciary over parliament. अच्छा, it was established to an amendment of the constitution. इसका आंसर मुझे आप लोग बताना है कि 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक और जो हमने देखा था यार 4th क्वेश्चन जो है, इन दोनों क्वेश्चंस का अगर आप आंसर कर पाते हो तो यानी कि लेक्चर आपने ध्यान से सुना है। तो ये था चैप्टर हमारा, और आप नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम चैप्टर नंबर 12 पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक बात और, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे।